Hello everyone, welcome back. Myself Javed Khan, Faculty of Civil Engineering, ECC दिल्ली द्वारका सेक्टर 1। हमारी आरसीसी की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने फिनिश कर लिया था टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अंदर हमने जो टेस्ट किए थे, कौन सा पहला टेस्ट था फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकंड क्या था स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्ड वन कौन सा था आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या था, आपका बेंडिंग की वजह से जो पहला क्रैक आता है उस टाइम पे जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है दैट नोन एज फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिमिलर वही स्प्लिटिंग की वजह से जो पहला क्रैक आता है आपका कंक्रीट का, उस क्रैक पे जो स्ट्रेंथ होती है दैट नोन एज स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विच occur first crack due to flexure or bending is known as flexural tensile strength. Similar जब आप splitting tensile strength की definition लिखोगे, the tensile strength of concrete which occur firstly crack due to splitting that is known as splitting tensile strength. ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब क्या, जब आप ऐसे कंप्रेस कर रहे थे अपने सिलेंडर को लेके, जो हमने टेस्ट किया था, जब ऐसे ऊपर से क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है टेंशन क्या हो रहा है स्प्लिट मतलब टेंसाइल भग रहा है, तो यहाँ पे जो क्रैक्स आ रहे थे मैंने आपको कल के डायग्राम में भी दिखाया था, वो आपका क्या होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिमिलर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ एट विच फर्स्टली क्रैक अकर ड्यू टू डायरेक्ट टेंशन फोर्स अप्लाइड टेक प्लेस। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर हो पॉइंट। तो यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, अब उन फॉर्मूले के बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे सारे फॉर्मूले यूज हो जाए। नाउ तो हमारा क्वेश्चन थे कैलकुलेट, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैलकुलेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, modulus of elasticity of concrete and modulus of rupture and modulus of rupture for किसके लिए, for M25 grade of concrete। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो कैलकुलेट मुझे दो चीज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। यस, सबसे पहले मुझे गिवन डाटा क्या दे रखा है M25। M25 तो मुझे बता सकते हो FC के कितनी होगी, यस दिस वन FC के होता है आपका। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ FC की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करना है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि FCR। ये दो चीज़ मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो पॉइंट। फर्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपके पास EC हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है आपके पास 500 अंडरवुड FC के। एक और फार्मूला भी होता है, आप बोलोगे सर एक फार्मूला भी तो हमने कल पढ़ा था 5000 अंडरवुड FC के डिवाइड बाई 1 प्लस में थीटा। तो दोनों में से किसको यूज करेंगे, मुझे ये बता दो। जो थीटा होता था क्या होता था आपका क्रीप कोफिशिएंट, क्या होता था क्रीप कोफिशिएंट। कहीं पे इस क्वेश्चन के अंदर कीप की वैल्यू मेंशन कर रखी है क्या, आप 1 साल का निकालो, 7 डेज का निकालो, 21 डेज का निकालो। तो आपको जब कुछ चीज़ गिवन नहीं दे रखी क्रीप से, तो सीधा आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो सीधा किसको यूज करोगे आप, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं 5000 अंडरवुड 25। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 25,000 न्यूटन पर mm²। पॉइंट क्लियर हो गया। मेरा पहला की चीज़ क्या निकल गई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया।
ऐसे ही सिमिलर मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिमिलर में कैलकुलेट कर सकता हूँ आपका एफ की वैल्यू। सबसे पहले एफ का फॉर्मूला क्या होता है, कल मैंने क्लास में पढ़ाया था आपका, लास्ट क्लास मेरी वही ख़त्म हुई थी। क्या था फॉर्मूला, 0.7 अंडर रूट एफ सी के, 0.7 अंडर रूट एफ सी के, और एफ सी के मुझे पता है कितना होता है 25। तो जब यहाँ से निकलेगा आपके पास तो एफ सी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर ऑफ पॉइंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया और मॉडुलस ऑफ रप्चर आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में मुझे ये बता दो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो एफसीआर का कितना परसेंट होता है, 66%। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और वहाँ पे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा इसका 0.66 इंटू एफसीआर, ये फॉर्मूला होता था। वैल्यू पुट कर दो एफसीआर की 0.66 मल्टीप्लाई 3.5, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या, किसका आंसर हो जाएगा आपका स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का। ऐसे सिमिलर अगर आप निकालना चाहते हो किसका, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो फॉर्मूला कितना था अप्रोक्सीमेट, मैं उसको लेकर चलता 50%, यही फॉर्मूला था। वैल्यू पुट कर देता हूँ मल्टीप्लाई 3.5, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू निकल जाएगी आपकी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये कैलकुलेट करके एक बार मैं वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको फाइनली कितनी हो निकल जाएगी। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.66 मल्टीप्लाई 3.5, तो आ गया आपका 2.31 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसे आपके जब इसका निकालोगे तो इसका सीधा ही बोल दो, इसको सीधा हाफ हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। कंक्रीट की हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ थी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। नाउ एक प्रॉपर्टीज़ आपकी बचती है जो आपका होता है वर्केबिलिटी, ठीक है। वर्केबिलिटी हम डिस्कस करेंगे जब हम बीएमसी के क्लास सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर हम वर्केबिलिटी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ आरसीसी का जो हमारा मटेरियल चल रहा था, मटेरियल के अंदर हमने कंक्रीट पढ़ लिया, उसके बाद क्या था रीइंफोर्समेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जो हम स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा रीइंफोर्समेंट। तो हेडिंग लिख लीजिएगा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है और आपका रीइंफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं, क्या रीज़न है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारे पास रीइंफोर्समेंट। डेफिनेशन सबसे पहले सुनिएगा रीइंफोर्समेंट की। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देयरफॉर to improve the tensile strength of concrete, an extra metal is provided within the concrete. This extra metal is known as reinforcement. पॉइंट समझ में आया, दोबारा सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारी जो कंक्रीट की अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ कितनी होती है 10% होती है ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नॉर्मली मैंने बताया था ये अबाउट होती है 7% टू 15% होती है, बट राउंड अप में मैं कितना ले लूँगा 10% मान लेता हूँ, ठीक है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 10% होती है ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कंक्रीट की इंक्रीज करनी होगी तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा मेटल आपको कंक्रीट में प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा मेटल को आप बोलते हो रीइंफोर्समेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो एक बार लिख देते हैं इसको। द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैं अब बुलेट पॉइंट में लिखता हूँ, द टेंसाइल स्ट्रेंथ of concrete is about 10%, about बोल दो या अप्रोक्सीमेट बोल दो 10% of its compressive strength. Therefore, to improve the tensile strength, the tensile strength, an extra metal is provided
extra metal is provided within a concrete, within a concrete. Which these extra metal is known as reinforcement. चलिए क्लियर हुआ पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ रीइंफोर्समेंट। और बेसिकली एक्स्ट्रा मेटल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बहुत सारे होंगे हमारे पास, बहुत सारे आ गए थे, जिसमें कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, बेम्बो, बहुत सारी चीज़ आपके पास क्या हुई थी, मिल गई थी। लेकिन हमने किसको प्रीफर किया था, स्टील को प्रीफर किया था। और स्टील को ही क्यों प्रीफर किया था एज ए रीइंफोर्समेंट, वो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। एक लाइन में एक पॉइंट अगर आपको किसी को आंसर देना है तो सीधा बोल देना कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज नियर अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब मैंने स्टील को यूज करता हूँ, स्टील बार इज जनरली यूज एज और या इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह यूज करते हो आप स्टील को, जनरली आपने यूज किया हो इन द फॉर्म ऑफ माइल्ड स्टील बार, माइल्ड स्टील बोलो या माइल्ड बार आप बोल सकते हो, और इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हो प्लेन बार। ठीक है, सेकेंड वन क्या हो गया आपके पास, माइल्ड स्टील हो गया HYSD, और थर्ड वन हो गया आपके पास TMT। तीनों नाम आपने सुना होगा, TMT याद रखना है। HYSD और TMT की फुल फॉर्म भी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। जो माइल्ड स्टील होता है, बेसिकली माइल्ड स्टील का जो ग्रेड होते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार, 250 Fe 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है माइल्ड स्टील की 250 न्यूटन पर mm²। HYSD की बेसिकली होती है Fe 415 न्यूटन पर mm² एंड Fe 500 न्यूटन पर mm²। TMT बार आपका HYSD बार का क्या होता है, मॉडिफाइड वर्जन होता है। बेसिकली हमारे IS कोड इन तीनों ग्रेड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, तीनों के लिए हम पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, इनको अलाउ किया हुआ है। नॉर्मली मार्केट में आपने सुना होगा 500D, 550D, 600D, 650D, तो सारी की सारी वैल्यू किसकी होती है, TMT बार की होती है एक्चुअल में, क्योंकि TMT बार आपका मॉडिफाइड वर्जन होता है HYSD का। आगे जाके हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर हो पॉइंट, बेसिक आइडिया पता चला इनका। तो फर्स्ट मैं इसमें डेफिनेशन लिख देता हूँ, या फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ माइल्ड स्टील को। माइल्ड स्टील बोलो या आप इसको क्या बोल सकते हो, प्लेन बार बोल सकते हो। ठीक है, माइल्ड स्टील बोलो या प्लेन बार बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील के अंदर इसमें मैं लिख देता हूँ, इट हैज़ लो कार्बन कंटेंट, ये ध्यान रखिएगा, लो कार्बन कंटेंट, हाई डक्टिलिटी एंड लो यील्ड स्ट्रेंथ। लो यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, हमेशा याद रखना कार्बन के साथ स्ट्रेंथ जुड़ी होती है, कार्बन के साथ क्या जुड़ी होती है, स्ट्रेंथ जुड़ी होती है। अगर आपकी कार्बन क्वांटिटी कम है, लो है, तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी, कम होगी। कार्बन क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज करोगे, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी अप टू 2%, उससे ज़्यादा नहीं यूज करते हम किसी भी कंडीशन में। क्लियर हो पॉइंट। दूसरा इसका जो पॉइंट आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो आपसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है IS कोड। IS 432 डील्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ, deals with the properties of mild steel, यानी कि माइल्ड स्टील के बारे में कितना परसेंट कार्बन लूँगा, क्या चीज़ लेके चलूँगा, किन किन इंग्रेडिएंट्स उसको मिलाऊंगा, क्या प्रोसेस होगा, सारा का सारा मेरा किस IS कोड के अंदर होता है, IS 432।
क्लियर पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट बनाते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। उसके बाद आता है आपका HYSD बार। जैसे नाम से बता रहा, देखो माइल्ड स्टील क्या आपका प्लेन बार होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसको मान लो, प्लेन एकदम क्या है आपका प्लेन में, तो इसको प्लेन बार बोलते हैं। अगर इसी पे प्लेन पे आपने जो अपने मार्केट में देखा होगा या कहीं पे साइड पे आपने जो रीइंफोर्समेंट देखा होगा, इस पे ऐसे थ्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे थ्रेड्स लगे होते हैं। तो जो ऐसे थ्रेड्स होते हैं वो एक्चुअली होते हैं आपके HYSD बार के। इसका फुल फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, आपका हो जाएगा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड से बोल सकते हो आप ट्विस्टेड बार। ट्विस्टेड बार, ट्विस्टेड वर्ड कहीं भी आ जाए तब भी आप याद रखना हो किसकी बात कर रहा है, HYSD की बात कर रहा है। और HYSD बेसिकली अगर आप, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको, ऐसा प्लेन बार होती है एक तरह से, और उसके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे थ्रेड्स होते हैं जिनको मैं क्या बोलता हूँ, रिब बोलता हूँ। इनको क्या बोलता हूँ मैं, रिब्स बोलता हूँ। क्लियर हो पॉइंट? तो इसको मैं बोलता हूँ HYSD। अब बेसिकली जैसे वर्ड ही बोल रहा हाई यील्ड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी, बहुत ज़्यादा हाई है। कितनी ज़्यादा है मैंने यहाँ पे बता दिया। कितनी स्ट्रेंथ लेके चलते हैं हम नॉर्मली, Fe 415, और दूसरा क्या हो गया Fe 500 लेके चलते हैं। क्लियर हो पॉइंट? यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और इस हाई स्ट्रेंथ का जो आपका यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, बहुत प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहो तो इसका मतलब ये समझ लो, जब इस बार पे आप स्ट्रेंथ लगाते जाओगे, फिर जैसे आप 415 से क्रॉस करोगे या 415 पे आएगा, तो अब ये क्या होगा, डिफॉर्म होना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे फिर क्या होगा, डिफॉर्म होना स्टार्ट करेगा, यानी कि एक तरह से चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू भी मैं इसको समझूंगा। जस्ट अभी फिर अंडरस्टैंडिंग इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चीज़ क्या होगी आपके पास, पहला पॉइंट होगा इट हैज़। अगर इसकी स्ट्रेंथ हाई है तो डेफिनेटली कार्बन की क्वांटिटी क्या हो, करो उठाओगे आप, ज़्यादा प्रोवाइड करोगे माइल्ड स्टील से। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ और हाई कार्बन कंटेंट। इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट, लो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी, डक्टिलिटी, एंड हाई यील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, हाई यील्ड स्ट्रेंथ। ध्यान रखना दोनों चीज़ आपके एक साथ चलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको कंपेयर कर रहा हूँ माइल्ड स्टील और HYSD को। इसके अंदर आप बोल सकते हो HYSD क्या होता है, हैज़ लो डक्टिलिटी देन या कंपेयर माइल्ड स्टील। और अगर इसकी डक्टिलिटी कम है तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट पर, ड्यू टू लो डक्टिलिटी, ड्यू टू लो या लेस डक्टिलिटी these bar are not suitable for dynamic loading. Suitable for dynamic loading. Loading like earthquake. earthquake हो गया आपका, विंड वेलोसिटी, विंड फ्लो हो गया, ठीक है, ETC। जनरली केस में बात होती है अर्थक्वेक के केस में। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा निकल गया। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, बीइंग एन इंजीनियर, आपको बोल दिया जाए कहीं ऐसा रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहा है, या अर्थक्वेक जोन आपके पास कौन सा है, 3rd 4th जोन की आप बात कर रहे हो, या 3rd 4th 5 जोन की आप बात कर रहे हो, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक जो होता है ना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अगर जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो माइल्ड स्टील है, दूसरा HYSD बार है। तो आप किसको प्रीफर करोगे, तो याद रखना ओनली किसको प्रीफर करोगे आप, ओनली किसको प्रीफर करोगे आप, माइल्ड स्टील को, बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी। बिकॉज ऑफ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब एक तरह से लचीलापन मान लो। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट और देखिएगा ध्यान से,
इसके अंदर आपके पास डक्टिलिटी कम होने की वजह से ये आपके पास क्या होता है, ड्यू टू या आपके पास फायर रेजिस्टेंस एंड वेल्डिंग एबिलिटी इज वेरी पुअर, ठीक है। HYSD के आपके पास फायर रेजिस्टेंस एंड वेल्डिंग एबिलिटी या वेल्डिंग प्रॉपर्टीज इज़ वेरी पुअर होती है HYSD के अंदर। दोनों का डिफरेंस बेसिकली समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू में, खास तौर से ऑब्जेक्टिव SSC JEE के अंदर भी पूछा जा सकता है। माइल्ड स्टील और HYSD बार में आप किसको प्रेफर करोगे फॉर अर्थक्वेक डिजाइन के लिए? तो आप हमेशा किसको प्रेफर करोगे? माइल्ड स्टील को। एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है, इवन ऑब्जेक्टिव नहीं, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉस्ट के बारे में। देखो माइल्ड स्टील और HYSD की जब मैं बात करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, दोनों में से इकोनॉमिकल कौन सा पड़ेगा? इधर मेरे पास क्या है माइल्ड स्टील, इधर मेरे पास क्या है HYSD बार। अगर मैं इंडिविजुअल बार की बात करूँगा, इंडिविजुअल बार फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास कितना हो गया, आपका कॉस्ट हो गया, राउंड अप में एक डाटा में मान रहा हूँ, एक बार के कॉस्ट मान लो माइल्ड स्टील की 5 रुपये फॉर एग्जांपल मान के चलो, कितने रुपए? 5 रुपये। वहीं पे एक बार की जो कॉस्ट होगी HYSD की, वो राउंड अप में मान के चलो 8 रुपये 10 रुपये कुछ भी मान लो। तो इंडिविजुअल कॉस्ट किसकी ज़्यादा है? HYSD बार की। लेकिन जब मैं स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करता हूँ, इसको तो मैं काफ़ी अमाउंट में यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब मैं स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे किसी बीम के अंदर अगर मैं माइल्ड स्टील यूज़ करूँगा तो फॉर एग्जांपल मुझे कितने बार की ज़रूरत पड़ेगी? 10 बार की ज़रूरत पड़ेगी। कितने बार की ज़रूरत पड़ेगी? 10 बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 बार का कॉस्ट कितना हो गया? 50 रुपये। बट उसी स्ट्रेंथ के लिए, उसी लोड को बियर करने के लिए अगर मैं HYSD बार यूज करूँगा, हो सकता है मेरे पास वहाँ 5 बार में क्या हो जाए, काम चल जाए। 5-6 बार में मैं क्या करूँगा, उसको प्रोवाइड करूँगा। जब मैं 5 बार की वहाँ पे कॉस्ट निकालूंगा 40 हो जाएगा आपके पास, तब मेरे पास ये क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। और ये मैं 10 और 5 के ऊपर, इधर देखो ध्यान से भाई, जिसकी स्ट्रेंथ कम है डेफिनेटली वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ बार रिक्वायरमेंट होगी आपको, या ज़्यादा नंबर ऑफ बार आप प्रोवाइड करोगे। जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासियत ज़्यादा है तो वहाँ पे कम नंबर ऑफ बार भी आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर हो पॉइंट? तो ऑल ओवर जब मैं बात करूँगा तो मेरा HYSD क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। यही मेन रीज़न भी होता है। आप क्या करते हो, साइड में जितने भी बार देखते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके HYSD बार होते हैं। क्लियर हो पॉइंट? तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके पास, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकते हैं, एज वेल एज आप कहीं पे इंटरव्यू में आप देने जाओगे बहुत बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीइंग एन इंजीनियर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट बार कौन सा था, TMT। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर TMT हम डिस्कस करते हैं। TMT होता क्या है और ये क्यों मार्केट में आया है। आजकल आप देखोगे ज़्यादातर हम TMT बार आप यूज करते हैं साइड पे, और बहुत सारी आपने टीवी के अंदर एड्स भी देखे होंगे TMT को लेके। डेफिनेटली एक चीज़ तो माइंड में ये भी रखना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि TMT क्या होता है, HYSD के मॉडिफाइड वर्जन होता है। अब उससे ना चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। TMT फुल फॉर्म क्या होगी आपकी, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास थर्मो और मैकेनिकल दो प्रोसेस आ रहे हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले समझना, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना, बनता कैसे है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल समझना। आपने कोई बार लिया, सरिया लिया, ठीक है, और उसको आपने भट्टी के अंदर क्या किया, गर्म किया। जो भी इंग्रेडिएंट था, जो भी चीज़ें थी, आपने उसके अंदर क्या कर दिया, मिला दिया। अब एकदम आपने भट्टी से, जब भट्टी में से आप बार को क्या करते हो, सीधा निकाल लेते हो, एकदम रेड रेड होगा, उसमें ज्वाला टाइप का दिखाई देगा आपका। ठीक है, एकदम पूरा रेड रेड आपके पास हो जाएगा। जैसे आप उसको बार को भट्टी से आपने निकाला, सीधा किस में डाल दो, पानी में डाल दो। पॉइंट समझ आ रहा है। अभी भट्टी में था, भट्टी में से आपने निकाला पकड़ के उसको, ठीक है, हैंडल से जो भी होता है, तो उससे जैसे निकाल के सीधा कहाँ डाल दिया आपने, पानी में डाल दिया। अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे जो पानी उस बार के ऊपर क्या होगा, चारों साइड से फोर्स लगाएगा, उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, तो आपका जो बार है ना वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। और वो ठंडा कहाँ से होगा, आउटर पोर्शन से जल्दी ठंडा हो जाएगा, और अंदर वाले पोर्शन से अभी भी क्या रहेगा, लचीलापन रहेगा उसके अंदर, यानी सॉफ्ट टाइप का रहेगा। बिकॉज ऑफ जो पानी है, पानी इसके ऊपर क्या करेगा, ठंडा करेगा, तो पानी ऊपर वाली सतह को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। जैसे उसने ऊपर वाली सतह को हार्ड किया, तो अंदर तो मेरे पास पानी का वो जो आपके पास बोल सकते हो पानी का फोर्स नहीं जा रहा, ठंडा नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसलिए अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट हो जाएगा, और बाहर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जब ऐसा थर्मल एंड मैकेनिकल, समझ में आ रहे हो, हीट से जो निकाला, थर्मल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आप बार के अंदर यूज करोगे, सरिये के अंदर यूज करोगे, तो इस बार की डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहला एडवांटेज, डक्टिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, बहुत ज़्यादा आपके पास डक्टिलिटी हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, HYT ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब आप ऐसी चीज़ यूज़ करते हो ना, थर्मल एंड मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ करते हो, तो बार के अंदर क्या होगा, कोरोजन फ्री हो जाता है। पूरी तरह कोरोजन फ्री नहीं होता, बट हम इसको मान के चलते हैं लेस कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि कोरोजन इसके ऊपर नहीं चल लगता। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत? तो ये चीज़ याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको थोड़ा सा समझते हैं। TMT bar is made for, TMT bar is made by thermal and mechanical process simultaneously। ठीक है, बस सिंपल लाइन में याद रख लेना, थर्मल एंड मैकेनिकल प्रोसेस साइमल्टेनियसली उसके अंदर होते हैं, उसको बनाते हैं हम, ठीक है। और अगर किसी के अंदर भी जो थर्मल एंड मैकेनिकल प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है, वो आपका कोरोजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, कोरोजन फ्री हो जाएगा वो बार। और डेफिनेटली आपका जो शरीर के अंदर क्या होगा, आपका कोरोजन फ्री बार आपको चाहिए, और उसकी वजह से क्या होगा, डक्टिलिटी क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इज इम्प्रूव। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे TMT बार हैज़ हाई डक्टाइल कंपेयर टू, या जिसको मैं देन लिख देता हूँ आपका HYSD से कंपेयर करूँगा इसको, ठीक है। अब HYSD से ज़्यादा कि उसको डक्टाइल भी दे रहा है, कोरोजन फिर भी दे रहा है, तो डेफिनेटली क्या करोगे आप, हमेशा साइड पे यूज करोगे किसको, TMT बार को लेके, ठीक है। इसलिए जनरली आपने देखा होगा मार्केट में अब जो हमारे बार आने स्टार्ट हो, कौन से बार यूज करते हैं हम, TMT बार। TMT बार बस थोड़ा सा क्या होता है, आपका कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखें, गेट ने क्वेश्चन पूछा था, जो TMT बार का जो शेप बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, क्रॉस सेक्शन बार का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, ये आपका अंदर वाला पोर्शन होगा जिसको आप कोर बोलते हो, और बाहर हम फिर भी इस पे ऊपर क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ताकि पूरी तरह कोरोजन फ्री हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, आपका कोरोजन फ्री हो जाए। जो आपका इनर पार्ट होता है, इसको बोलता हूँ इनर लेयर, लेयर बोल दो, इनर पार्ट बोल दो, या कोर पार्ट बोल दो, ये क्या होता है, आपका सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से ये किस में हेल्प करता है, डक्टिलिटी के लिए हेल्प करता है। जो मिडल पार्ट होता है, ये आपके पास मिडल लेयर बोल दो या मिडल पार्ट बोल दो, मिडल लेयर या मिडल पार्ट क्या होता है, ये आपका हार्ड हो जाता है, किसकी वजह से, पानी का फोर्स लग रहा था, हार्ड हो गया, और हार्ड की वजह से ये क्या करेगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, ये देगा कि आपको स्ट्रेंथ देगा, यानी स्ट्रेंथ भी आपके पास क्या होगी, अच्छी हो जाती है इसके अंदर। और ऊपर वाली जो लेयर होती है आपके पास, आउटर लेयर, ये आपके पास होती है कोरोजन फ्री, कोरोजन फ्री। जिंक के इस पे हम क्या करते हैं, एक लेयर लगा देते हैं, ठीक है, इसको अलग से इस पर चिपका लगा देते हैं, ताकि मेरे पास क्या हो जाए, पूरी तरह कोरोजन फ्री हो जाए। ये मेरा, और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया था, गेट के अंदर ऑब्जेक्टिव में आया था, तो
तो उसको पूछा था कि आपका ऐसा कौन सा बार है जो अंदर से सॉफ्ट होता है, बाहर से क्या होता है, हार्ड होता है। तो याद रखना कौन सा बार होता है, TMT बार। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, IS कोड। IS कोड जो मैं यूज़ करता हूँ वो होता है आपके पास 1786। किसके लिए डील करता है, प्रॉपर्टी ऑफ HYSD बार एंड TMT बार। इन दोनों का जो कॉमन कोड होता है वो कोड कौन सा होता है आपका, IS 1786। क्लियर हो पॉइंट। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके पास, एक तो ये इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा किसके अंदर, TMT बार, और तीसरा इसकी क्या है, फुल फॉर्म। क्लियर हो पॉइंट। यहाँ तक कोई दिक्कत बार के अंदर। अब इनका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम बनाते हैं, उस पर आते हैं कि वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मेरा क्या कहता है, किस तरह उसको बनाया जाता है। यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ ना, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा बड़ा स्पेस मिल जाए। सॉरी। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील। जैसे हमने कंक्रीट का पढ़ा था वैसे पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील। ऑफ स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं पहले सारे बार को एक साथ लेके आ जाता हूँ। इधर क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है जिसको आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हो, इवन करते हैं। इधर क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है जिसको आप डिनोट करते हो एप्सिलॉन से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूँ, आपने माइल्ड स्टील जो पढ़ा होगा कुछ ऐसे ही था, ऐसे माइल्ड स्टील का डायग्राम बनता है। क्लियर हो पॉइंट। यहीं पे मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ आपका, किसका, HYSD बार का। HYSD बार का जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी Fe415 के लिए। और एक और डायग्राम बना देता हूँ मैं Fe500। डायग्राम कुछ आपका ऐसा बनेगा रफली, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, इधर फोकस कीजिएगा। मैं क्या समझाना चाहता हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे मेरे पास जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, हाइयर ग्रेड के साथ जाता हूँ। ये मेरे पास ग्रेड कौन सी थी, Fe250, Fe415, और ऊपर वाले कितने, Fe500। पॉइंट समझ मारा है। जैसे जैसे मैं हाइयर ग्रेड के साथ जाता हूँ तो वैसे वैसे मेरा क्या होता है, स्ट्रक्चर ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली जैसे इसका कुछ यहाँ पे होगा, इसका कुछ यहाँ पे होगा, इसका कुछ क्या होगा आपका यहाँ पे होगा। ऐसे ही सिमिलर अगर आपको याद हो तो मैंने जो एक्चुअल डायग्राम ऑफ कंक्रीट का बनाया था तो वहाँ पे भी ये चीज़ बताया था। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत, आगे जाते हैं। इसके बाद मेरे पास जो ये वैल्यू होती है ना, ये होती है यहाँ की मेरे पास, जैसे इसकी बात करूँगा, माइल्ड स्टील को मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने रफली डायग्राम बना दिया आपको। अब माइल्ड स्टील का डायग्राम नीचे ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इंडिविजुअल समझने की कोशिश करते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं माइल्ड स्टील बार को तो मेरे पास एक्चुअल डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें, इलास्टिक पॉइंट आपके पास, इसमें अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, आपका ब्रेकिंग पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अल्टीमेट पॉइंट हो गया। लेकिन जो IS कोड आता है, IS कोड इसको पॉइंट, इसको क्या करता है, डायग्राम को आइडियलाइज कर देता है, ठीक है। आइडियलाइज क्या करता है, वो बोलता है कि मुझे ना जो वैल्यू निकालनी है, जो मैंने बोला Fe250 माइल्ड स्टील के केस में, इधर मेरे पास स्ट्रेस था, इधर मेरे पास क्या स्ट्रेन था। ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कहाँ की होती है आपकी, यहाँ की वैल्यू होती है Fi, जिसको मैं बोल देता हूँ, और ये होता है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। याद रखना, जो लोअर यील्ड स्ट्रेस होता है उस यील्ड स्ट्रेस पे जो जितनी भी स्ट्रेस की वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप बोल दोगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, Fy से। पॉइंट सुन आ रहा है। वहीं पर IS कोड बोलता है जब मुझे इतने की वैल्यू निकालनी तो बाकी डायग्राम का मैं करूँगा क्या, तो सीधा ऐसा डायग्राम बना देता है। ये जो डायग्राम बनता है इसे डायग्राम बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक कारो बोल दो इसको, ठीक है। फिर बाद में आगे जाके क्या करते हैं, मैं इस कैरेक्टरिस्टिक का जो मेरी यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी होगी Fy, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको डिवाइड कर देता हूँ, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो कर्व होगा आपकी जो वैल्यू आएगी
यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू, अगर जनरली मैं LSM की बात करता हूँ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का लेके चलता हूँ 1.15, तो वैल्यू जब Fy को डिवाइड बाई करोगे 1.15 तो वैल्यू आएगी आपके 0.87 Fy। क्लियर हो पॉइंट। और जो ये कर्व का नाम बन जाएगा ये हो जाएगा आपका डिज़ाइन कर्व। इस कर्व पे आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे। जब मैं एनालिसिस आऊँगा तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मतलब क्या इन चीज़ों का। पॉइंट समझ में आया। ये आपका डायग्राम कौन सा था, एक्चुअल डायग्राम, और ये डायग्राम कौन सा होगा आपका, आइडियलाइज। क्लियर हो पॉइंट। नाउ ऐसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे, अब HYSD की बात करता हूँ। फॉर HYSD का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखिएगा ध्यान से कैसे बनता है। जब मैं इसका एक्चुअल डायग्राम की बात करता हूँ तो एक्चुअल डायग्राम में कुछ ऐसा होता है मेरे पास, ठीक है, रफली कुछ ऐसा बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ बता दो कि आपको इस डायग्राम के अंदर आपका यील्ड पॉइंट कहाँ दिखाई दे रहा है। यस, कहाँ पे होता है यील्ड पॉइंट। तो याद रखना HYSD के बार के अंदर आपको कहीं पे भी वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिखता हूँ, नॉट वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट। जब आपके पास कहीं पे भी यील्ड पॉइंट नहीं है तो आपने ये कैसे बोला कि 415 जो स्ट्रेस है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो मैं यील्ड स्ट्रेस पे लेके चलता हूँ, ठीक है। फिर IS कोड आता है, IS कोड बोलता है जो आपका स्ट्रेन था ना, ये वाला क्या स्ट्रेस था, तो स्ट्रेन के एक वैल्यू ले लो। कितनी वैल्यू, 0.2%। कितना ले लो, 0.2% ले लो, जिसको आप बोल सकते हो 0.002 या 0.2%। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ स्टार्ट करो और इसके बिल्कुल क्या करना है आपको, पैरेलल रखना है। जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल यहाँ पे होगा। और पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया और मैंने ड्रॉ करते करते यहाँ पे आया। जहाँ भी ये मीट करेगा, ये कहीं भी यहाँ मीट कर सकता है, कहीं पे मीट कर सकता है इसको, ठीक है। और इन पॉइंटों को क्या कर दो, आप फिर मिला दो। बिल्कुल वही एंगल रखना जितना एंगल यहाँ पे था। दोनों एंगल जब सेम रखोगे, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस निकलेगी, जो भी वटेवर स्ट्रेस निकलेगी, और उस स्ट्रेस को मैं बोल दूंगा इसका प्रूफ स्ट्रेस। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या बोलोगे उसको, एट 0.2% पे क्या बोलोगे उसको, स्ट्रेस पे प्रूफ स्ट्रेस। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा। HYSD के अंदर IS कोड बोलता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेस था वो मैंने क्या किया, प्रूफ किया है। तो इसलिए प्रूफ किया तो उसको क्या बोल देता हूँ मैं, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एज वेल एज यील्ड स्ट्रेस। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। और फिर मैं आगे जाकर अगर इसको मैं डिजाइन स्ट्रेस बनाना चाहूँगा तो सीधा मैं इसको स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। बाकी चीज़ों का तो मेरा कोई मतलब नहीं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत, बस ये पॉइंट याद रखना है आपको। आगे जाके भी इसको एनालिसिस करूँगा जब मैं उसके अंदर आऊँगा अजम्पशन में, तो डिटेल में वहाँ पे भी चलेंगे। बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मेरे पास याद रखना HYSD बार के अंदर कहीं पे भी वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता। जब यील्ड पॉइंट कहीं पे डिफाइन नहीं होता तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ कैसे करती हो, IS कोड बोलता है एट 0.2% स्ट्रेंथ पे आओ। यहाँ पे इस पे जो भी वैल्यू आएगी आपका, उस वैल्यू का आप बोलोगे प्रूफ स्ट्रेस। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। चलिए, ये बेसिकली थी हमारे पास रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं हमारी। आपने सुना होगा टाइप, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोज कंडीशन। एक्सपोज कंडीशन क्या होता है, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, उनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक्सपोज कंडीशन क्या होती है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग में लिख लेता हूँ, एक्सपोज कंडीशन, ठीक है। अब एक्सपोज कंडीशन में IS कोड में बहुत सारी दे रखी है मेरी। सबसे पहले क्या दे रखी है, IS कोड इधर लिख देता हूँ मैं, इसको एक टेबल बनाता हूँ पूरी। यहाँ पे इस साइड मेरे पास एक्सपोज रहेगा और
इस साइड मेरे पास उस कंडीशन का नाम रहेगा, क्या नाम है उसको, कैसे क्या बोलोगे उसको कंडीशन को, मैं कंडीशन लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम क्लियर कवर, क्लियर कवर के बाद आएगा मिनिमम सीमेंट कंटेंट, किस में लिखोगे उसको, केजी पर मीटर स्क्वायर। और सीमेंट कंटेंट के बाद जो आपके पास नेक्स्ट और लास्ट टर्म आ जाएगी आपके मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो। और ये सारी की सारी टेबल बना रहा हूँ मैं अकॉर्डिंग टू RCC, नॉट एन PCC, ठीक है। PCC वैल्यू को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको ताकि पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, एक्सपोज में जो सबसे पहला हो जाएगा आपका वो होगा माइल्ड। आपने नाम सुना होगा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। इनकी कितनी वैल्यू होती है उनको मैं देखूंगा, साथ में होती क्या है आपको नहीं तो बोल दे, ये तो याद रख लोगे माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड कितना होगा, मिनिमम क्लियर कवर कितना होगा, ये बहुत सिंपल याद रख लोगे। लेकिन कहीं पे इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि माइल्ड का मतलब क्या है, ये कौन से एक्सपोज कंडीशन की बात कर रही है, या प्रैक्टिकल में कहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है, वो चीज़ भी तो हमको समझना है। या फिर आपको क्वेश्चन में माइल्ड ना दे के वो कंडीशन का नाम दे दे, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, तो पता होना चाहिए माइल्ड का मतलब क्या होता है। बेसिकली सिंपल ये मान लेना, एक्सपोज कंडीशन ये होता है कि आपका बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग किस कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के ऊपर इफेक्ट किसका आ रहा है आपका, कहीं पे आपका आ रहा है शीवर, जो आपका समुद्र हो गया सी वाटर का आ रहा है, कहीं नॉर्मल बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है वहाँ पे, कहीं केमिकल के इफेक्ट में आ रही है बिल्डिंग आपकी, ठीक है, कहीं पे आपका विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को क्या होता है, इनको बोलते हैं एक्सपोज कंडीशन, कि बिल्डिंग के आसपास का इन्वायरमेंट कहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हो। तो उस हिसाब से देखो, जो कंडीशन आप बना सकते हो आज दिल्ली के अंदर जो बना सकते हो, जिस तरह की बिल्डिंग बनाते हो, ज़रूरी नहीं कि वही क्राइटेरिया आप यूज करोगे कहाँ, कश्मीर के अंदर, वहाँ डिफरेंट इन्वायरमेंट है, वहाँ पे आप अलग क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप चले जाओ चेन्नई साइड में, वहाँ क्या होता है, साउथ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ का क्राइटेरिया क्या होगा, डिफरेंट हो गया। फिर आप चले जाओ गोवा के साइड में, तो वहाँ इन्वायरमेंट क्या हो गया, अलग हो गया। तो डेफिनेटली हमारे पास वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। उन्हीं सब चीज़ों को मैं बोलता हूँ एक्सपोज कंडीशन। क्लियर हो पॉइंट, चलो समझते पहले। माइल्ड का मतलब होता है मेंबर इज प्रोटेक्टेड टू, लिख देता हूँ कंडीशन में, मेंबर इज प्रोटेक्टेड टू वेदर, यानी बाहर के वेदर से क्या होगा, पूरी तरह क्या हो रखा, प्रोटेक्ट हो रखा है। पहले मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कवर के बारे में। वो आपके जो भी ग्रेड कवर हो गया, नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, मॉडरेट। इसमें क्या होगा, मेंबर इज एक्सपोज टू शिवर रेनफॉल, मेंबर इज एक्सपोज टू रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल। अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करूँगा कि वन बाय वन इसका मतलब क्या है। इसमें आप क्या लिख सकते हो, मेंबर इज नॉर्मल रेनफॉल हो गया आपका, मेंबर इज परमानेंटली सबमर्ज्ड, या इमर्ज भी होता है बहुत सारी जगह, इन नॉर्मल वाटर। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास सीवियर। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें होगा मेंबर इज सब्जेक्टेड टू
member is subjected to severe rainfall with, साथ में लिख लेता हूँ, with alternate wetting and dry, with alternate wetting and ड्राइंग। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अल्टरनेट वेटिंग ड्राई, एक और पॉइंट इसके अंदर यूज कर लेता हूँ मैं, 8 कोस्टल कंडीशन, 8 कोस्टल कंडीशन जो समुद्र का आसपास का एरिया हो गया। और एक और पॉइंट इसी के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ, आपका ये हो जाएगा, हाँ, मेंबर इज सब्जेक्टेड टू member is subjected to normal, member is subjected to permanent, या इसको मैं लिख सकता हूँ, member is permanent immersed in sea water, member is permanent immersed in sea water, member is permanent immersed in सी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा वेरी सीवियर। इसमें आप लिख सकते हो मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, वेरी सीवियर में लिखा होगा सब्जेक्टेड टू सी स्प्रे, और इसके अंदर और लिख सकते हो आप कोरोसिव फ्यूम, केमिकल एक्शन, ये सारे कुछ पॉइंट इसके अंदर आ सकते हैं। लास्ट वन जो आपका फिफ्थ एक्सपोज कंडीशन होगा वो होगा आपका एक्सट्रीम, और इसमें एक पॉइंट आएगा मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम, मेंबर इज सब्जेक्ट टू टाइडल जोन, मेंबर इन टाइडल जोन लिख सकते हो, इन टाइडल जोन, ठीक है। ये बेसिकली कुछ हमारे पास कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको वन बाय वन सारी कंडीशन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो ध्यान से, इधर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग बनाई, पहले मैं आपको बना देता हूँ इधर रिमार्क के अंदर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसी बिल्डिंग बनाई, दिखाई दे रही होगी सभी को, कुछ इस तरह की मैंने क्या कर दिया, बिल्डिंग बना दी, क्लियर हो पॉइंट। और यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास ऊपर की साइड क्या है, यहाँ पे क्राउड है, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्लाउड यानी कि बादल है, ठीक है। जब ऊपर बारिश से बरसात होगी आपके, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ से आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ इस तरह जाएगी। क्या बाहर के इन्वायरमेंट का अंदर वाले कॉलम और बीम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? यहाँ पे इस रूम के अंदर जो आपका रूम है, जो अंदर की साइड है, इसके अंदर जो कॉलम होते हैं, बीम होते हैं, इस पर क्या बाहर के मौसम का इफेक्ट पड़ता है? डायरेक्टली नहीं पड़ता ना। और इस पर अगर बाहर के वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो बोल सकते हो इसका मेंबर इज प्रोटेक्टेड टू वेदर। अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? माइल्ड स्टेज के अंदर और माइल्ड कंडीशन के अंदर। इतना पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत? प्रैक्टिकल समझ पा रही है चीज़ों को? वहीं देखिएगा जब मैं बात करता हूँ मॉडरेट की, मॉडरेट क्या होगी, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, रेनफॉल आ रहा है। जो भी आपके आउटर मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे, इनको किसके बिहाफ से आप डिज़ाइन करते हो? मॉडरेट कंसिडर करके डिज़ाइन करते हो। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? सीवियर, सीवियर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपके पास क्या हो रही है, रेनफॉल कंटिन्यूसली आ रही है। रेनफॉल में जो आपके पास पानी हो गया वहाँ पे क्या हो गया, बरसात क्या हो गया, कंटिन्यूसली आ रही है। कभी पानी आ रहा है, कभी वहाँ पे धूप आ रही है, सूख रहा है, फिर पानी आ रहा है, धूप आ रहा है। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है। जैसे आपके पास कोचिन एरिया हो गया, साउथ में बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे बरसात क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली रेनफॉल होती जा रही है। क्लियर हो पॉइंट? उसको बोलोगे आप सीवियर।
वेरी सीवियर में क्या होता है आपका सी स्प्रे, आपने समुंदर के आसपास कुछ बनाई बिल्डिंग और समुंदर क्या होता है उसके लहरें आती है, उस पर स्प्रे कर रही है वापस जा रही है, स्प्रे कर रही है वापस जा रही है, तो ये इस पर क्या होगा, जो समुंदर का ऊपर वाला पोर्शन होता है आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स का भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी बिल्डिंग के ऊपर। तो उस वाली कंडीशन को जो वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी उसको आप बोलोगे वेरी सीवियर कंडीशन में। क्लियर हो पॉइंट। नाउ आता है आपके पास एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या होता है, टाइडल जोन में कोई भी स्ट्रक्चर्स आपको बना रहे हैं, यानी कि जहाँ पे समुद्र में होता है ना ज्वार भाटा स्टार्ट होता है, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन समुद्र के अंदर आप कर रहे हो तो उन सारे के अंदर क्या आएगा आपका एक्सट्रीम कंडीशन आएगी, कंसिडर करोगे। क्लियर है। बेसिक ओवरव्यू मैंने पाँचों के पाँचों कंडीशंस का, और ये पाँचों इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा बहुत इनका पता होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका ये चीज़ है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। नाउ माइल्ड के अंदर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर आरसीसी, किसके अकॉर्डिंग है, आरसीसी के अकॉर्डिंग वो आपके पास होती है कितनी, मिनिमम ग्रेड है तो आपके पास हो जाएगी M20। क्लियर हो आप। ऐसे जब मॉडरेट की बात करोगे मिनिमम ग्रेड कितनी हो जाएगी आपके पास M25। शीवेयर के अंदर आ गया आपके पास तो कितनी हो जाएगी आपके पास M30। वेरी शीवेयर के अंदर आ गया तो आपके पास कितनी हो जाएगी M35, और आपका एक्सट्रीम के अंदर आ जाती है आपकी वैल्यू M40। क्लियर हो पॉइंट। मिनिमम क्लियर कोर की अगर मैं बात करूं माइल्ड के अंदर आपके पास रहेगा 20 mm, और आपके पास जो मॉडरेट की वैल्यू हो जाएगी, मॉडरेट कितना हो जाएगा आपके पास, वैल्यू हो जाएगी 30 mm। ठीक है। सीवियर के अंदर जो मिनिमम क्लियर कवर होगा वो हो जाएगा आपके पास 45 mm, और इसको मैं बेसिकली 40 mm भी ले लेता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ विद कंडीशन, आगे बताऊँगा कंडीशन कौन सी होगी। वेरी सीवियर के लिए जो आपके पास कवर हो जाएगा 50 mm, और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए जो कवर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 75 mm। ये ध्यान रखना मिनिमम क्लियर कवर उन कंडीशंस में। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। मिनिमम सीमेंट कंटेंट, यानी कि सीमेंट की क्वांटिटी वहाँ पे जो यूज करोगे आप वो हो जाएगा आपका 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपके पास हो जाएगा इसका भी हो जाएगा आपका 320। इसे जस्ट 1 सेकंड में क्रॉस चेक करता हूँ ये वैल्यू कितनी होगी, 320 या 300 होगी, जस्ट 1 सेकंड। यस, इधर देखिए ध्यान से, जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ये हो जाएगा आपका 320। सिमिलर ये वैल्यू हो जाएगा, सॉरी ये 300 हो जाएगा, वेट 300, 320, 340 एंड 360 ये वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम वाटर सीमेंट कंटेंट आपके पास हो जाएगा 0.55, 0.5, 0.4, 45, 0.45 एंड 0.4। ये सारा का सारा डाटा मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, इस होल डाटा लिखा है मैंने आरसीसी के अकॉर्डिंग। अगर इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, आपके पास इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, मीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब क्वांटिटी है। ठीक है। अगर इसी सारे डाटा को मैं पीसीसी के अंदर लिखना चाहता हूँ, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट ने क्या बोला था उसके अंदर थोड़ा सा डाटा आपका वेरी कर जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड में थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल देता हूँ, ठीक है। तब तक आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। यस, हमारे मार्कर रिफिल हो चुके हैं। नाउ चलिए यहाँ पे अगर मैं पीसीसी के लिखना चाहता हूँ, यस, अगर मैं पीसीसी के अंदर लिखना चाहूँगा इन डाटा में, ध्यान रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी पीसीसी के लिए,
माइल्ड में पीसीसी में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, न्यू। और जब मैं इसकी बात करूँगा मॉडरेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपके पीसीसी के लिए M20, पीसीसी लिख देता हूँ, ठीक है। आपका शिविर के लिए भी वैल्यू जो दे रखी है आपके पीसीसी के अंदर, सॉरी M15, ये मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको, ये आपके पास वैल्यू दे रखी है M15, M20 पीसीसी, और जो मेरे पास नीचे वैल्यू दे रखी है M20 एंड M25 पीसीसी। जो वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है सीमेंट कंटेंट की वैल्यू दे रखी है आपके पास 220 पीसीसी, 240 पीसीसी के केस में, और ये वैल्यू हो जाएगा पास 250 पीसीसी के केस में, 260 पीसीसी और 280 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर पीसीसी के लिए हो जाएगी। ऐसे सिमिलरली वाटर सीमेंट कंटेंट हमारे पास पीसीसी का दे रखा है 0.6 पीसीसी, 0.6 पीसीसी, 0.5 आपके पास आ जाएगी इसमें 0.5 फॉर पीसीसी, 0.4 फॉर पीसीसी, 0.4 फॉर पीसीसी। ये डाटा भी रफली याद रखिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका डाटा है आरसीसी का, जो मैंने रेड से करके लिखा हुआ है। ये सारा सारा जो डाटा है वो किसका है, आपका आरसीसी। मैं अलग से यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको, आरसीसी को मैंने लिखा हूँ रेड से, ठीक है। और पीसीसी का डाटा मैं लिखा हूँ ब्लैक से। पीसीसी का जो भी डाटा था वो मैं किससे लिखा हूँ, ब्लैक से लिखा हूँ, ठीक है। वो डाटा मैंने यहाँ पे मेंशन आपको पूरी टेबल कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद होनी चाहिए। इवन डाटा डायरेक्टली इतना तो याद होना चाहिए, माइल्ड के लिए मिनिमम ग्रेड कितना होता है, मॉडरेट के लिए मिनिमम ग्रेड कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, साथ में कवर आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी फॉर माइल्ड एक्सपोज कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी फॉर माइल्ड एक्सपोज कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब मैं अपने इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे इसका। यस अब कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब ये वाला स्लाइड और इसके बाद की जो मैं पढ़ाऊँगा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, शॉर्ट नोट टाइप के बना लीजिएगा उनका। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं प्री के अंदर, और साथ में आपका इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी ये कह सकता हूँ कि मैं जितना इंट्रोडक्शन का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, इंट्रोडक्शन का जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट था, जो आपका डायरेक्ट डाटाबेस था जो IAS कोड ने दे रखा था, उस सारे पॉइंट को मैंने एक साथ यहाँ पे लेके आ गया, ताकि आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको याद रख सको। मैं इसको हेडिंग लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टर्म्स लिख देता हूँ, टर्म, ठीक है। या टर्मिनोलॉजी आप समझ जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा वो आएगा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी, इन आरसीसी वर्क शुड भी कितना हो जाएगा आपके पास, M20। किसने बोला था ये आपका, IAS 456 2000। पहला पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत। सॉरी, ये चीज़ हम अभी एक्सप्लेन भी किया था किसके अंदर, माइल्ड के अंदर, मिनिमम वही था। सेकंड पॉइंट, मिनिमम
ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी, आरसीसी वर्क के अंदर ये पूछा है। और कितने दे रखा था आपका M15। ये किसने बोला था M15? ये बोला था आपका एक IS कोड और था 456 से पहला था, कौन सा था 1978 के अकॉर्डिंग। अगर कोड मेंशन कर दिया जाए तो डेफिनेटली आपको कोड के अकॉर्डिंग चलना है। कोड मेंशन नहीं किया जाएगा तो आप हमेशा याद रखना कोड कौन सा होगा, फिर वो IS 456 2000 कि इसी के बिहाफ के से मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, अपनी डिज़ाइन करता हूँ। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत नाउ। तीसरा पॉइंट, पीसीसी जो आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, IS कोड 456 2000 ने कितना दिया था 15 दिया था। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे भी उसको, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी, ठीक है। वो कितना था आपके पास M15 था। या IS कोड ये किसने बोला था, IS कोड 456 2000 ने बोला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है पीसीसी के लिए। ना ये थर्ड हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। अब आता हूँ मैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क इन सी वाटर। इसको ध्यान देना, इन सी वाटर। जो सी वाटर होगा आपके पास, वो आपके पास कितना दे रखा था M30 आरसीसी है ना, तो M30। अभी हमने पढ़ा था किस में, जो आपके पास सीवियर था, सीवर में लिखा था ना एक कोस्टल रीजन या कोस्टल कंडीशन, वो सी का ही तो था आपका, ठीक है। तो यानी कि कहाँ की बात कर रहे हैं, M जहाँ जब भी आप समुद्र के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे, कम से कम ग्रेड आपकी M30 होनी चाहिए जब आप पीसीसी कर रहे हो। IS 456 2000, अब सब 456 2000 के अकॉर्डिंग चलेगा। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो आपका हो जाएगा इन सी वाटर। वो कितना हो जाएगा आपके पास M20 हो जाएगा। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत, आगे बढ़े नाउ। सिक्स, और 6 ने मुझे बोला था कि मैक्सिमम क्लियर कवर शुड बी टेकन एज 75 mm, शुड बी टेकन एज 75 mm। किसी भी कंडीशन में आप 75 mm से ज़्यादा क्लियर कवर प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। और आपको अगर याद हो थोड़ा सा, अभी मैंने एक टेबल बनाया था, एक्सट्रीम कंडीशन जो नीचे लिखा था, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो मिनिमम क्लियर कवर वो कितना था 75 था क्या। तो यानी एक्सट्रीम कंडीशन में मिनिमम क्लियर कवर और मैक्सिमम क्लियर कवर दोनों क्या होंगे आपके सेम होंगे, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत नाउ। और इसमें क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके, क्लियर कवर हो गया आपका। हाँ, जो आप कंक्रीट को देखो, कंक्रीट को जब आप क्या करते हो, किसी भी तसले से या परात से लेके आते हो, सीधा उस कंक्रीट कैसे डाल रहे हो, जो फ्री फॉल हाइट होगी कंक्रीट की, जो क्या होगी आपकी फ्री फॉल हाइट होगी, किसी भी कंडीशन में 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम फ्री फॉल हाइट ऑफ कंक्रीट शुड बी 1.5। ये मैक्सिमम है, तो ध्यान रखना 1.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। फ्री फॉल हाइट समझ रहे हो, जो कंक्रीट को आप परात से ऐसे गिराते हो, तो ये फ्री फॉल हाइट। अगर आप इससे ज़्यादा से गिराओगे, बहुत ज़्यादा हाइट से कंक्रीट गिराओगे, तो कंक्रीट के पार्ट क्या होंगे वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं सेग्रीगेशन होना। क्लियर हो पॉइंट, इसलिए 1.5 मीटर से ज़्यादा मैं यूज़ हाइट नहीं लेके चलूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मैंने एक चीज़ और लिखवाया था, जब आपके पास मैं क्या पढ़ा रहा था, शीवर पढ़ा रहा था। पहले क्या था आपका माइल्ड था, सेकंड पे क्या था मॉडरेट था, उसके बाद क्या था शीवर था। माइल्ड का कवर कितना था 20, शीवर मॉडरेट का कवर कितना था 30, शीवर का कवर कितना था 45, और ऑब्लिक में क्या लिखवाया था, ऑब्लिक में कितना था 40। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर शीवर कंडीशन, वो पॉइंट को कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में, फॉर सीवियर कंडीशन क्लियर कवर मिनिमम क्लियर कवर इज रिड्यूस
2 या बाई 40 mm ले लेता हूँ, 5 mm कम करूँगा, लेकिन बाई कितना हो गया आपका 40 mm फॉर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फॉर ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M35 एंड अबो, M35 या उससे ज़्यादा ग्रेड मेरे पास है तो मैं कितना कवर ले लूँगा वहाँ पे, रिड्यूस कर, वहाँ पे 45 mm था तो मैं उसकी जगह कितना ले सकता हूँ, 40 mm भी ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वहाँ पे जो ग्रेड था सीवियर का वो कितना था आपका 30, क्लियर हो पॉइंट। तो इसलिए अगर ग्रेड आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो कवर आप रिड्यूस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 9th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास हो जाएगा आपका, कवर हो गया, ये हो गया आपका, और क्या बचा, फॉर्म वर्क, यहाँ हो जाएगा, फॉर्म वर्क ले लेता हूँ मैं आपका, या फॉर्म वर्क में उस साइड लेता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्म वर्क की जगह क्या वर्ड लेता हूँ, ये क्लियर कवर का एक्सप्लेन करता हूँ मैं बीम के अंदर। यस, स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई भी मान लो, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मिनिमम क्लियर कवर। बहुत बार स्टूडेंट को, बच्चों को, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो कवर होता है, मैं बोलता हूँ आपका बीम में क्लियर, मिनिमम क्लियर कवर इन बीम कितना होता है, वही पूछ ले, मिनिमम क्लियर कवर इन कॉलम, मिनिमम क्लियर कवर इन फुटिंग, मिनिमम क्लियर कवर इन स्लैब, तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो क्या होता है, इसको मैं सारे पॉइंट को एक साथ मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप इजीली क्या कर सको, उनको याद करो। देखो, सबसे पहले जो मैं कंस्ट्रक्शन बन चुका होता है बिल्डिंग की, अब बात करूँगा, सबसे ऊपर क्या होता है, ये सबसे ऊपर क्या है, ऊपर वो नहीं, ये इसकी बात करो, स्लैब, उसके बाद क्या आएगा, बीम, फिर क्या आएगा, कॉलम, लास्ट में क्या आएगा, नीचे फुटिंग। क्लियर हो पॉइंट। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैब, बीम, कॉलम, लास्ट वन क्या हो जाएगा आपके पास, फिटिंग हो जाएगा। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। चलिए, मिनिमम क्लियर कवर इन स्लैब के अंदर बता दो मुझे कितना होता है। बेसिकली इसका मैं 20 ले लेता हूँ या 15, सॉरी, तो 20 mm भी या 15 mm दोनों में ले सकता हूँ, अलग अलग कंडीशन पे। इन जनरल केस में मेरे पास क्या होता है, 20 mm होता है, 15 mm मैं रिड्यूस कर देता हूँ अगर साइज मेरे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और स्टील के डायमीटर भी आपने बहुत कम यूज की है। बीम में मेरे पास कितना होगा, नॉर्मली आपके पास 25 हो जाएगा इसका, जस्ट 1 सेकंड, कितना हो गया, यस 25 मिनिमम, इसमें कितना हो जाएगा बीम के अंदर 25 mm हो जाएगा। कॉलम में कितना हो जाएगा, देखो ऊपर आप 20 थे, फिर 5 बड़े बीम के अंदर 25, फिर कॉलम नीचे, और इसका क्या हो गया, लोड बढ़ रहा है, तो मतलब कवर क्या करो, बढ़ा दो समझने के लिए। कितना हो जाएगा वो 40 mm। फुटिंग में कितना हो रहा है आपके पास 50 mm, और मैक्सिमम किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कवर, 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो पॉइंट, ये कवर आपके पास। तो मैंने सारे दोबारा देखो, सबसे ऊपर स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, सबसे कम स्लैब का, फिर बीम का, उससे ज़्यादा बीम का, फिर उससे ज़्यादा किसका, कॉलम का, उससे ज़्यादा किसका है, फुटिंग का। क्लियर हो पॉइंट। नाउ यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्म वर्क को। ठीक है, जिसको आप सेटरिंग वगैरह बोल देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देखो फॉर्म वर्क के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होगा मेरे पास, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट होगा जो आपका ये वर्टिकल फॉर्म वर्क। कौन सा फॉर्म वर्क, वर्टिकल फॉर्म वर्क इन कॉलम, वर्टिकल फॉर्म वर्क कॉलम, वॉल, बीम, शुड भी। इसको कब हटाते हो आप, जो फॉर्मवर्क आपने लगा दिया, ये सेटिंग आपने लगा दी, उसको कब हटाओगे आप, कितने टाइम बाद आप हटा दोगे, यस 16 आवर्स टू 24 आवर्स, यानी कि राउंड अप में एक दिन बाद। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, साइट पे जाते हो आप, साइट पे क्या हो गया, जिस टाइम पे मैंने कॉलम को सुबह कास्टिंग किया है, अगले दिन सुबह उसको मैं क्या करता हूँ, कॉलम को हटा दूंगा, फिर उसको ऊपर काम में स्टार्ट कर दूंगा। जिसको मैंने इवनिंग में कास्ट किया कॉलम को, उसको इवनिंग में, अगले दिन इवनिंग में क्या करूँगा, उसको
हटा दूंगा। नॉर्मली 25 आवर्स के बाद मैं उस कॉलम को फॉर्मवर्क को क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। क्लियर हो पॉइंट। नेक्स्ट इसमें बी पार्ट ले रहा हूँ मैं फॉर स्लैब के लिए, कि कॉलम को रिमूव फॉर्मवर्क को रिमूव करने का टाइम है फॉर स्लैब। ठीक है, जो भी स्लैब हो गया आपके पास, स्लैब के अंदर भी पहला पॉइंट आ जाएगा, अगर स्लैब आपके स्पैन उसका अप टू स्पैन का सिंपल मतलब क्या, लेंथ अप टू 4.5 मीटर है, या सेकंड हो जाएगा स्पैन की आपके पास अबो 4.5 मीटर है। ठीक है, तो अब तो अगर 4.7 मीटर है तो आपके पास कितना डेज बाद उसको रिमूव कर सकते हो, 28 डेज बाद स्लैब को क्या कर सकते हो आप, जो स्लैब के नीचे जो भी होते हैं ना, नीचे ऐसे जो लगे होते हैं आपके पास, उनको क्या कर सकते हो, सॉरी पोर्च टाइप के जो होते हैं, जो लगे होते हैं नीचे खंबे टाइप के से खड़े कर देते हैं लकड़ी के, उनको आप हटा सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ 48 डेज के बाद। वहीं पे मेरा सी पॉइंट होगा फॉर बीम। अगर मेरे पास बीम का स्पैन अप टू 6 मीटर है, ठीक है, और सेकंड क्या होगा, अगर बीम का स्पैन अबो 6 मीटर है, तो याद रखना जो मेरे पास स्पैन ये वाला मैं रखा हूँ बीम का, तो ये हो जाएगा 48 डेज बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रिमूव कर सकता हूँ, जिनको पोर्च बोलता हूँ, जो लकड़ी टाइप की होती है। ऐसे स्पैन होता है आपके पास 28 डेज। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, हटा देता हूँ उसको पूरी को। ये सारा का सारा डाटा IAS कोड प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। ये सारा का सारा डाटा किसने बोला मुझे, IAS कोड ने बोला, तो IAS कोड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रखा हूँ। क्लियर हो पॉइंट। नाउ एक और टर्म्स होता है जिसको मैं बोलता हूँ सॉफिट ऑफ स्लैब। स्लैब का जो सॉफिट होता है उस सॉफिट को मैं रिमूव कर देता हूँ आफ्टर 3 डेज। 3 डेज बाद मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। होप कि जिसने प्रैक्टिकल काम किया होगा, साइट पे काम किया होगा, उसको इस चीज़ के बारे में पता होगा। देखो ध्यान से, मेरे पास ये स्लैब हो गया और स्लैब के नीचे मैंने लकड़ी लगा दी। लकड़ी के बाद क्या करता है, ऐसे लगा देता हूँ। स्लैब के नीचे जस्ट यहाँ पे क्या फॉर्मवर्क, लकड़ी कैसा होता है ना, पूरा प्लेन टाइप के मैंने यहाँ पे लगा दिया, जिसको प्लाईवुड मान लो। उसके नीचे मैंने क्या किया, ऐसे यहाँ पे क्या किया, छोटे छोटे आपके पास लकड़ी के वो बाँस टाइप के मैंने क्या कर दिया, खड़े कर दिए। इन बाँस को तो बोलता हूँ मैं पोर्च या प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स बोल देता हूँ। और जो ये वाला होता है ना, इनको बोलता हूँ मैं सॉफिट। इन सॉफिट को स्लैब के अंदर देखना, कभी किसी ने ऐसा प्रैक्टिकल देखा हो, मैं जो प्रॉप्स होते हैं, जो बाँस होते हैं, उनको थोड़ा सा हटाता हूँ और एक पोर्च को निकाल के वापस बाँस को वापस अपनी जगह लगा देता हूँ, ताकि तभी आपने देखा हो किसी ने कि नीचे से करने के बाद तभी तो उसको क्यूरिंग करोगे। तो जो नीचे अपने पास प्लाईवुड लगा है ना, उस प्लाईवुड को मैं 3 दिन बाद हटा देता हूँ, लेकिन पोर्च को आप थोड़ा सा हटाने के बाद वापस अपनी जगह पे लेके आ जाते हो। कभी देखा है प्रैक्टिकल में किसी ने, ठीक है। ये IAS कोड बोलता है। IAS कोड तब बोलता है जब आप इसको कंप्लीट डाटा को फॉलो करोगे। अब ऐसा नहीं कि बीम को अपने पास 10-12 दिन में टोटली हटा देते हो, तो उसके लिए क्या ही आप उन चीज़ों को हटाओगे, ठीक है। तो ये सॉफिट इसको बोलता हूँ, जो नीचे होती है आपकी। तो सॉफिट को रिमूव करने का 3 दिन बाद आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन जो बाँस थे आपने हटा के वापस अपनी जगह पे लगाने हैं। तो जिसने साइट पे देखा वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है ना, वो कोई फ्रेंड हो साइट का तो पूछ लेना। ऐसा करते हैं हम लोग, ये सिर्फ और सिर्फ करते हैं जो बहुत अच्छी बड़ी हाई स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें हम इस तरह कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एक बार थोड़ा सा मैं और क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यस, इसमें आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, जिसको मैं बोल सकता हूँ pH स्केल, जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ होगी आपके पास, जो pH स्केल होगा आपके पास, पानी जो यूज करोगे कहाँ पे, साइट के अंदर जो मिक्सिंग के अंदर पानी यूज़ करोगे, शुड नॉट बी लेस देन 6 pH स्केल से आप कम यूज नहीं करोगे। ऑन एन एवरेज अगर पूछा जाए तो आपके पास 6 से 8 pH स्केल का होता है। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में नॉर्मली आप 6 से कम यूज नहीं करोगे। 6 से कम होगा तो एसिड ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर एसिड होगा तो डेफिनेटली आपके कंक्रीट पे क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा, इफेक्ट डालेगा, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ का वेरिएशन आ सकता है।
ऐसे आप 8 से ज़्यादा 8 स्केल से ज़्यादा यूज नहीं करोगे। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? ये मेटेरियल के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल आपका इसमें से पिछली स्लाइड में से 1 या 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है? ठीक है। और इस वीडियो को, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरीज, प्लीज गो टू द वेबसाइट ऑफ ECC द्वारका सेक्टर 1, पुट योर क्यूरीज। थैंक यू। सर इसमें किससे हटाना है इसको, ऊपर नीचे? हटाओ ना, ये कितना लंबा करवाओगे?